मेरी शादी की रात मेरे पति ने ऐसा एक अजीब परफ्यूम लगाया था कि उसकी गंध पाते ही मैं गहरी नींद में डूब गई और तुरंत सो गई। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। बिस्तर के दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो मेरे पति गहरी नींद में सोए थे। मुझे बहुत असहजता महसूस होने लगी क्योंकि एक पत्नी के रूप में मेरी जो जिम्मेदारी थी उसे निभाए बिना ही मैं सो गई थी। मेरे ख्याल में भी नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं शर्म से सिमट गई थी, इसलिए उनकी तरफ न देखकर सीधा बाथरूम चली गई। सारा वक्त मैं सोच रही थी कि कल रात क्या हुआ था, किस चीज़ ने मुझे इतनी जल्दी सुला दिया। मैं तो बहुत उत्साह और खुशी के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो इतनी आसानी से मेरी आंखों में नींद क्यों आ गई? और अगर सो ही गई थी तो पूरी रात क्यों एक बार भी मेरी नींद नहीं खुली? नहाकर जब बाहर निकली, मेरे पति तब भी सो रहे थे। आईने के सामने बैठकर बाल संवार रही थी, तभी वो जाग गए और मुझे देखा और फिर शांति से नजरें हटाकर बाथरूम में चले गए। मुझे फिर से असहजता महसूस हुई और लगा कि शायद वो मुझ पर नाराज हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकले और बाल संवारने लगे और कमरे से बाहर जाने को तैयार हुए। मैंने धीमी आवाज में उनसे कहा, सुनिए। वो बिना देखे ही रुक गए। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कल रात कैसे मैं सो गई थी। उन्होंने शांति से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। मुझे लगा कि मैं वाकई मुसीबत में पड़ गई हूँ। समझ गई थी वो मुझ पर गुस्सा है, वरना इस तरह कमरा छोड़कर नहीं जाते। इसके बाद मैं नाश्ता करने बाहर निकली। अहमद खाना खाकर निकल गया और मैं अपने कमरे में लौट आई। शाम को निकाह के बाद का फंक्शन वलीमा था और मैं बहुत चिंतित थी। अहमद का बर्ताव मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि पहले दिन से ही वो मुझ पर इस तरह गुस्सा करेंगे। दोपहर के समय जब अहमद घर लौटे तो मैं तुरंत खड़ी हो गई और उनके पास जाकर विनती करते हुए कहा, अहमद, मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजाने में सो गई थी। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कृपया बात करो। तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बहुत चिंता में डाल रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर शांति से कहा, ठीक है, चिंता मत करो, अनजाने में कभी कभार नींद आ ही सकती है। मैं किसी और विषय को लेकर चिंतित था। शाम को फंक्शन के दौरान अहमद बहुत मिलनसार थे। वो मुझसे बात कर रहे थे ताकि मैं हंसूं और मेरी माँ और बहनों के साथ भी मजाक कर रहे थे। मेरी बहनें जब जूता छुपाई का खेल खेल रही थीं, उन्होंने बहुत उत्साह के साथ उसमें हिस्सा लिया और बहुत हंसे। फंक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे मेरे मायके जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी माँ से बहुत सम्मान के साथ कहा, खालाजान, ये पुरानी रस्में हैं, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। मैं और नम्रा कल आप लोगों से मिलने जाएंगे, अभी आप लोग आराम कीजिए। उनका ये शालीन अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ ने उन्हें दुआएं देकर विदा किया। हम घर लौट आए और मैं उनका इंतजार करने लगी। तय किया कि आज रात बिल्कुल नहीं सोऊंगी। दिन में कुछ देर सोई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही थी। 11 बजे के बाद अहमद आए और मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुराकर मिठास के साथ बोले, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा, हाँ अहमद, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे पास बैठे और उनके शरीर से परफ्यूम की एक तेज़ गंध निकलने लगी। गंध ने मुझे थोड़ा असहज किया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अहमद, कल रात के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हारे सो जाने से मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैं किसी और कारण से चिंतित था। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उन्होंने कहा, हाँ सब ठीक है, अपने एक दोस्त को लेकर चिंता में था। उनकी बात के बीच ही मैं उबासी लेने लगी और अचानक आंखों में इतनी नींद आई कि वलीमे के लिबास में ही मैं गहरी नींद में गिर पड़ी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जब सुबह नींद खुली तब 10 बज रहे थे, जो पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। मुझे बहुत शर्मा रही थी। कमरे से बाहर निकलकर सास को देखकर अहमद के बारे में पूछा। उन्होंने ममता भरे स्वर में कहा, वो बहुत सुबह निकल गया, कह रहा था उसे ज़रूरी काम है। मैं कुछ देर उनके साथ बैठी और फिर कमरे में लौटकर अपनी हालत के बारे में सोचने लगी। मेरे साथ असल में क्या हो रहा है? क्यों मैं इस तरह अजीब ढंग से सो रही हूँ? क्यों अहमद के पास आते ही मेरी आंखों में नींद उतर आती है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत डर रही थी और भ्रमित थी। अहमद यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, जबकि सच तो ये है कि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सब कुछ अचानक हो जाता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती। उस दिन अहमद सारा दिन घर नहीं लौटे। शाम को जब लौटे मैं बहुत संकोच के साथ उनके सामने गई। उन्होंने मुझसे बहुत नर्म सुर में कहा, नम्रा, मैं जानता हूँ तुम कल रात जल्दी सो जाने की वजह से शर्मिंदा महसूस कर रही हो, लेकिन चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम शादी की बात को लेकर थोड़ी नर्वस थीं। इसके अलावा पिछले 2-3 दिन पार्लर जाना और शादी की तैयारियों में तुम बहुत व्यस्त थीं, इसलिए थक जाना स्वाभाविक है। ये कोई बात नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ, जैसा कि वादा किया था, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जाऊंगा, वरना वे तुम्हें लेकर चिंता करेंगे।
तब मुझे अचानक याद आया कि हमें आज मायके जाना था, लेकिन अहमद को लेकर चिंता में मैं वो बिल्कुल भूल गई थी। जब मायके पहुंची, अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। अहमद मेरी बहनों के साथ अपनी बहनों जैसा व्यवहार कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उनकी तरफ गहरे प्यार से देख रही थी। शादी से पहले उन्हें लेकर मेरे मन में बहुत डर, संदेह और नकारात्मक विचार थे, लेकिन अब वे सब संशय धीरे धीरे दूर हो रहे थे। अहमद ने जिस तरह मुझे अपनाया था और मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, उससे मैं एक असीम सुख और शांति महसूस कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद हम जब बाहर निकले, अहमद ने रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान के सामने गाड़ी रोकी और कहा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और उनके साथ पहली बार खा रही थी, इसलिए स्वाद और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। हमने बहुत बातें की। लौटते वक्त मैं बहुत तरोताज़ा और हल्का महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि आज रात जल्दी नहीं सोऊंगी, बल्कि अहमद के साथ काफ़ी समय बिताऊंगी। लेकिन कपड़े बदलकर बिस्तर पर बैठते ही अहमद जब अपनी माँ से मिलकर कमरे में आए, कमरे में वो तेज़ परफ्यूम की गंध फैल गई और कुछ ही देर में मैं झपकी महसूस करने लगी। मैंने नींद रोकने की कोशिश की, आंखें झपकाकर जागना चाहा, लेकिन नींद के सामने हार मान गई और कुछ समझ पाने से पहले ही गहरी नींद में डूब गई। मेरा नाम नैमरा है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। पिता और 3 छोटी बहनों के साथ में रहती हूँ। मैं ही घर की बड़ी संतान हूँ। मेरा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम खत्म होने के तुरंत बाद ही गौर किया कि पिता मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं और मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। पिता की सीमित आय में इस समय 4 बेटियों की शादी करना काफ़ी कठिन था, इसलिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा दबा ली। लंबी 1 साल की खोज के बाद भी पिता को मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। किसी न किसी वजह से बार बार रिश्ता टूट जा रहा था। एक दिन मैंने पिता को अपनी पढ़ाई की इच्छा के बारे में बताया। वो हंसकर बोले, ठीक है बेटी, तुम पढ़ाई जारी रखो, शादी अपने समय पर होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना किसी लक्ष्य के घर बैठी रहो। तुम अपना जीवन बनाओ और अपने सपने पूरे करो। उनकी इन बातों से मेरे मन में साहस भर दिया। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई में मन लगाया। मेरी बहनें भी स्कूल और कॉलेज जा रही थीं। घर में बहुत शांति और सुकून था, लेकिन वो शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते समय एक अजीब घटना घटी। लाइब्रेरी में नोट्स बनाने की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा। जब स्टैंड पर पहुंची, बस तब भी नहीं आई थी। मेरे खड़े रहने के दौरान लगभग 12 साल का एक छोटा लड़का मेरे पास आया और एक फूल देकर बोला, ये आपके लिए है। मैं हैरान होकर चिढ़े हुए गले से बोली, मेरे लिए? क्यों? मुझे ये नहीं चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, एक सज्जन ने मुझे ये देकर कहा कि ये आपको दे दूं, क्योंकि आप इस फूल की तरह ही सुंदर है। लड़का हूबहू उस आदमी की बातें ही मुझे बता रहा था। मैंने बिना सोचे ही उसके हाथ से फूल ले लिया और पूछा, वो आदमी कहाँ है? उसने कहा, वो चले गए। मैं हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी कि कोई अपरिचित व्यक्ति नजर आए, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं दिखा। फूल बैग में रखकर मैं बस में चढ़कर घर लौट आई, लेकिन उस अपरिचित आदमी की बात दिमाग से नहीं निकल रही थी। कौन हो सकता है वो? क्यों उसने मुझे फूल भेजा? सारा रास्ता यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। रात को मैं इस बात को भूल ही गई। दिन बीतते गए। एक दिन फिर वही घटना घटी। कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने मेरे हाथ में फूलों का एक छोटा गुलदस्ता देकर कहा, आपा, ये आपके लिए है। किसी ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, वो कौन है? उसने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने बस कहा कि ये तोहफा आप तक पहुंचा दूं। मैं बहुत दुविधा में पड़ गई। कौन है वो जो इस तरह गुप्त रूप से मुझे फूल भेज रहा है, और वो खुद को छुपा क्यों रहा है? जब मैं भ्रमित खड़ी थी, तब मेरी एक सहेली आई और फूलों के बारे में पूछा। मैंने उपेक्षा के साथ कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं किसने भेजा है। इसके बाद फूल पास के डस्टबिन में फेंक कर वहां से चली आई। मैं नहीं जानती थी कि जिस आदमी ने ये भेजे थे वो बहुत करीब से ही मुझे देख रहा था। घर पहुंचते ही मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, फूल फेंक देना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये बातें पढ़ते ही लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डर से मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है ये व्यक्ति और क्यों वो इस तरह मेरा पीछा कर रहा है? मैं बहुत चिंता में पड़ गई और डर रही थी कि पिता को अगर कुछ पता चला तो शायद वो मुझे गलत समझेंगे, खासकर जब मैंने ही पढ़ाई करने की जिद की थी। 2 दिन मैंने प्रचंड डर के साए में बिताए। जब भी बाहर निकलती, आसपास के सबकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि शायद इसी आदमी ने फूल भेजे हैं। लेकिन इसके बाद और कुछ न होने की वजह से मैं धीरे धीरे बात भूलने लगी।
कॉलेज में एडमिशन के बाद 8 महीने बीत गए। फिर मेरा जन्मदिन आया और उस दिन मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। हमारे परिवार में जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, बस जुबान से मुबारकबाद दी जाती थी। लेकिन उस दिन मैं जब क्लास में घुसी, देखा टेबल पर एक छोटा केक, बगल में 2 गिफ्ट और एक विशाल लाल गुलाबों का गुलदस्ता रखा है। मैंने पहले सोचा था कि ये शायद किसी और के लिए है, क्योंकि मेरा जन्मदिन तो पहले कभी इस तरह नहीं मनाया गया था। लेकिन केक पर अपना नाम देखकर मैं चौंक गई, हैप्पी बर्थडे नैमरा। साथ में मेरे नाम का एक कार्ड भी था। मैं जब हैरान होकर देख रही थी, तभी वो लड़का मेरे पास आया जिसने पहले फूल दिया था। उसने कहा, ये सब आपके लिए है, उसी आदमी ने भेजा है जिसने पहले भेजा था। मैंने उससे पूछा, वो कौन है? क्यों वो गुप्त रूप से तोहफे भेजता है? क्यों वो मेरा ये दिन खास बनाना चाहता है? लड़के ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, सिर्फ 2 बार देखा है। दोनों बार वो मास्क पहने हुए थे ताकि चेहरा न दिखे। हालांकि देखकर लगता है कि वो एक हैंडसम युवक और संभ्रांत घर के व्यक्ति हैं। मैं चुप रही, लेकिन मेरे अंदर डर और बेचैनी भर गई। कौन है ये व्यक्ति और वो मेरे बारे में इतनी बारीक जानकारियां कैसे जानता है? मेरी जन्मतिथि ही उसे कैसे पता चली? मैं बहुत भ्रमित थी। सहपाठी मुझे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे, इसलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई। मैंने हमेशा पाक साफ जीवन जिया है, किसी को अपने चरित्र पर शक करने का कोई मौका नहीं दिया और कभी किसी की फालतू टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की। मेरे साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था और मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन है और क्यों वो ये सब कर रहा है। मैं फूल और तोहफे लेकर घर लौटी, लेकिन उन्हें खोला नहीं। मेरी बहनों ने उन्हें देखकर हैरान होकर पूछा, आपा, ये तोहफे तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने उनसे झूठ बोला, कहा कॉलेज की सहेलियों ने मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज दिया है। उन्होंने फंक्शन किया और मुझे ये तोहफे दिए। वे बहुत खुश हुईं और बोली, वाह आपा, तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हारी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। अल्लाह सबको ऐसी सहेलियां दे। हमारी सहेलियां तो हमें याद ही नहीं रखती। वे हंस रही थीं और मैं गहरी सोच में डूबी थी। मुझे बहुत जल्द ढूंढना होगा कि वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जो पर्दे के पीछे से मुझे चौंका रहा है और मेरी सारी खबर रख रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि ये खबर घर में पता चले, वरना मेरी पढ़ाई बंद हो सकती है या मेरे चरित्र पर सवाल उठ सकते हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन मैं घर लौटने के बाद माँ ने कहा, बेटी, आज शाम को तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आएंगे, तुम तैयार रहना। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखने लगी, क्योंकि शादी का जिक्र तो बहुत दिनों से बंद था। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक शौहर तो ढूंढना ही होगा। पढ़ाई तो कर ही रही हो, लेकिन शादी तो अंत में करनी ही होगी। माँ की बात में तर्क होने की वजह से मैं चुप रही। असर की नमाज के बाद लोग आने वाले थे। खास सजने संवरने की ज़रूरत नहीं थी, बस कपड़े बदलकर हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। मेरी बहनों ने चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। मेहमान आए, साथ में एक शांत स्वभाव की महिला और उनका बेटा था। माँ ने बाद में मुझे बताया कि वे महिला बीमार हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनके जीते जी शादी करके सेटल हो जाए, इसलिए वो बेटे को साथ लेकर आई हैं। वो लड़का अहमद था। पहली नज़र में ही उसने मुझे पसंद किया और मैंने भी उसे पसंद किया। वो एक विनम्र, सुंदर, शिक्षित और शालीन युवक था। माँ ने जब मेरी राय मांगी, मुझे मना करने का कोई कारण नहीं मिला। हालांकि एक पल के लिए उस रहस्यमयी अपरिचित आदमी का ख्याल आया, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। अहमद का परिवार थोड़ा जल्दी में था, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। मेरी माँ भी देरी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे इस रिश्ते को अल्लाह की एक खास रहमत के रूप में देख रही थीं। दूल्हे पक्ष की तरफ से कोई दहेज या फर्नीचर की मांग नहीं थी। अहमद के घर में उसकी माँ और एक बहन थी। उसकी बहन शादीशुदा थी और दूसरे शहर में रहती थी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। अहमद की ये पहली शादी थी और वो घर का इकलौता बेटा था। फिर हमारे घर की भी पहली शादी थी, इसलिए उत्सव देखने लायक था। सपनों जैसी एक जिंदगी और अहमद के साथ घर बसाने के रंगीन सपने लेकर मैं सुहागरात के कमरे में घुसी। मैंने सोचा था ये शादी एक सुखी और प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत होगी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसकी एक वफादार पत्नी बनकर रहूंगी। शादी से पहले कभी कभार उस रहस्यमयी आदमी की बात याद आती थी जो फूल भेजता था, लेकिन अब अहमद ही मेरी सोच के केंद्र में था। लेकिन शादी की पहली रात जो हुआ था, उससे मैं बहुत हैरान और भ्रमित हो गई थी। फिर भी मैंने खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सोचा था शादी की भागदौड़ और थकान ही शायद मेरी इस गहरी नींद की वजह है। लेकिन जब हर रात उसी घटना की पुनरावृत्ति होने लगी, तब मुझे शक होना शुरू हुआ।
अहमद के कमरे में घुसते ही मैं अचानक सो जाती थी और अगले दिन सुबह के बिना मेरी नींद नहीं खुलती थी। शादी का 1 महीना बीत गया मगर हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने गौर किया कि अहमद के कमरे में घुसने के बाद ही ऐसा होता है। मैं खुद से ही सवाल करती, क्या हो रहा है ये? अहमद की मौजूदगी में क्यों मैं अचानक इतनी तीव्र नींद महसूस करती हूँ? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दिन के समय अहमद मेरे साथ सामान्य व्यवहार करते थे, लेकिन कभी कभी वो थोड़े चिंतित या गंभीर लगते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। सोचती थी वो शायद मुझसे नाखुश हैं क्योंकि मैं अभी तक उनकी मनपसंद पत्नी नहीं बन पाई हूँ, जबकि मेरा तो कोई कसूर नहीं था। शादी के 1 महीने बाद माँ बीमार पड़ गईं। मैं उन्हें देखने मायके गई। अहमद ने कहा वो शाम को आकर मुझे ले जाएगा। मैं राजी हो गई, लेकिन वो जब आए और हमारे साथ रात का खाना खाया तब मेरी 2 बहनों ने उनसे गुजारिश की कि आज रात मैं वहीं रुक जाऊं। उन्होंने कहा, अहमद भाई, आपा की शादी के बाद से वो हमारे साथ एक रात भी नहीं रुकी हैं। हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। आज उन्हें यहाँ रहने दीजिए, कल ले जाइएगा। अहमद कुछ देर चुप रहकर उनकी जिद मान गए। मैं भी बहुत खुश थी कि बहुत दिनों बाद बहनों के साथ समय बिता पाऊंगी। मैं बहुत आनंदित थी, लेकिन मन के अंदर एक डर था कि क्या आज रात भी अचानक सो जाऊंगी। मगर बहनों के साथ बातें करना, हंसी मजाक और चाय पॉपकॉर्न खाने में इतनी व्यस्त थी कि आधी रात हो जाने के बावजूद नींद का नामो निशान नहीं था। रात के 2 बज गए मगर मैं पूर्ण सचेत थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अहमद के कमरे में 10 बजे मेरी आंखों में नींद आ जाती है, जबकि यहाँ नींद का कोई निशान तक नहीं है। मैंने इस पर बहुत सोचा, लेकिन रहस्य का कोई सिरा नहीं मिला। अगले दिन शाम को अहमद जब मुझे लेने आए, मैं पहले से तैयार थी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे बहुत मिस किया। मैंने हंसकर कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन अजीब बात यह है कि कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। ये बात सुनने के साथ ही उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी इस खामोशी ने मेरे मन में चिंता बढ़ा दी। तभी मैंने तय किया कि इस रहस्य का पर्दाफाश मैं करके ही रहूंगी। हम घर पहुंचे। सास ने रात का खाना बना रखा था। खाने के बाद अहमद अपने स्टडी रूम में चले गए और कहा, कुछ काम है। मुझे सोने जाने को कहा। मैं कमरे में जाकर उनका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अहमद कमरे में आए और उनके घुसते ही हवा में एक तेज परफ्यूम की गंध फैल गई। मैंने सिर हिलाकर उनसे हैरान होकर कहा, अहमद, तुम रात को क्यों इतना तेज परफ्यूम लगाते हो? दिन में तो बहुत हल्का और मीठा सा सेंट इस्तेमाल करते हो। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। फिर धीमी आवाज में कहा, मैं रात को यही परफ्यूम लगाना पसंद करता हूँ। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही मेरी आंखों में प्रचंड नींद उतरने लगी। मेरे दिमाग में आखिरी जो विचार आया था वो ये था, अहमद क्यों रात को सिर्फ यही तेज परफ्यूम ही लगाते हैं? क्या इस परफ्यूम का मेरी नींद से कोई संबंध है? अगले दिन सुबह मैंने सच पता लगाने का दृढ़ संकल्प लिया। मैं उनकी गतिविधियों पर गौर करने लगी। शाम को जब वो ऑफिस से लौटे, उनके बदन पर बहुत हल्की और सुंदर खुशबू थी। मैंने हंसकर उनके पास जाकर कहा, अहमद, ये परफ्यूम बहुत सुंदर है। तुम वो तेज परफ्यूम अब नहीं लगाओगे, यही मेरी पसंद है। उन्होंने एक सूखी हंसी हंसी और मेरी आंखों में देखना टाल दिया, जिससे मेरा संदेह और बढ़ गया। उस रात डिनर के बाद हम थोड़ा टहलने निकले। उनका मिजाज बहुत अच्छा था और चेहरे पर एक तरह की शांति थी, लेकिन मैंने अपनी हंसी के पीछे एक गहरी उत्सुकता छुपा रखी थी कि क्या है वो रहस्य जो उनके परफ्यूम और मेरी इस अजीब नींद के बीच कड़ी बनाता है। अहमद घर लौटकर सीधे बाथरूम गए और फिर कुछ काम के लिए अपने स्टडी रूम में घुस गए। मैंने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, लेकिन जब वो कमरे में लौटे, उन्होंने फिर वही तेज परफ्यूम लगा रखा था। हालांकि इस बार मैंने फैसला किया था कि मैं सांस रोक कर रखूंगी और नींद का बहाना करूंगी, ताकि समझ सकूं कि वो असल में क्या करते हैं। मैंने पहले से ही नाक में थोड़ी रुई डाल रखी थी ताकि परफ्यूम की गंध ना आए। कुछ देर बाद मैं ऐसा नाटक करने लगी जैसे मैं सो गई हूँ। मेरी आंखें बंद करते ही मैंने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। अहमद कमरे से बाहर चले गए। मैं प्रचंड हैरान हुई। इस समय अहमद कहाँ जा रहे हैं? मेरा दिल धड़कने लगा और मन गुस्से से भर गया। अहमद अगर मुझे नहीं ही चाहते थे तो क्यों वो शादी के लिए राजी हुए? लेकिन मुझे सच जानना ही होगा। मैं दबे पांव उनका पीछा करने लगी। देखा वो घर से बाहर जा रहे हैं और गाड़ी अपनी जगह पर नहीं है। मेरा भ्रम और बढ़ा। उन्हें फ़ोन करूं या नहीं सोच रही थी, लेकिन अगले ही पल पीछे हट गई क्योंकि वो समझ जाएंगे कि मैं सोई नहीं हूं। मैं कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेटकर उनके लौटने का इंतजार करने लगी। भोर से कुछ पहले अहमद घर लौटे। तब तक मैं सचमुच सो गई थी। हालांकि सोने से पहले आखिरी विचार जो दिमाग में घूम रहा था वो ये था, अहमद रात को कहाँ जाते हैं और क्यों भोर के समय लौटते हैं। सुबह मैंने उनसे हल्के से पूछा,
रात को मेरी नींद खुली थी, लेकिन तुम्हें बिस्तर पर नहीं देखा। तुम कहाँ थे? वो अचानक घबरा गए और हकलाते हुए बोले, मैं तो यहीं था, शायद पानी पीने उठा था, इसलिए तुमने सोचा मैं कमरे में नहीं हूँ। वो मेरी तरफ देखना टाल रहे थे, जिसे देखकर मैं निश्चित हो गई कि वो झूठ बोल रहे हैं और इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। वो नहीं चाहते कि मैं कुछ जान सकूं, इसलिए हर रात उस परफ्यूम का इस्तेमाल करके मुझे सुला देते हैं। घर में ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मशविरा कर सकूं, इसलिए तय किया अकेले ही सच पता लगाऊंगी। अहमद हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। हर रात परफ्यूम लगाते और मैं जल्दी सो जाती। एक दिन उनके काम पर जाने के बाद मैंने सोचा उनका स्टडी रूम छान कर देखूं वहां क्या है। मैं उनके स्टडी रूम में घुसी। कमरा बहुत व्यवस्थित था। दीवारों पर हमारी शादी की तस्वीरें और उनके छात्र जीवन की कुछ तस्वीरें थीं। मैं टेबल के पास गई, वहां उनकी ऑफिस की कुछ फाइलें थीं। पहला दराज खोलकर वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन नीचे वाला दराज खोलते ही लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। वहां एक अत्याधुनिक पिस्तौल, कुछ गोलियां और एक अजीब तरह का फोन था। मैं डर से जम गई और जल्दी से दराज बंद करके कमरे से बाहर निकल आई। अहमद पिस्तौल और इस फोन से क्या करते हैं? क्यों पहले कभी मैंने इन्हें इस्तेमाल करते नहीं देखा? असल में अहमद कौन है और क्यों वो मुझसे ये सब छुपा रहे हैं? मैं प्रचंड भ्रम और डर के बीच थी। उस रात अहमद घर लौटे और साथ उनके 3 दोस्त थे, जिनमें 2 लड़कियां थीं। उनके तौर तरीके और पहनावा साधारण लड़कियों जैसा नहीं था। मुझे असहजता महसूस हो रही थी और मैंने अहमद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो बहुत बेचैन और चिंतित लग रहे थे। वो अपने दोस्तों को लेकर स्टडी रूम में घुसे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सास से पूछा, माँ, अहमद के दोस्त आए हैं, क्या मैं खाना बनाऊं या वो क्या चाहते हैं उसके लिए इंतज़ार करूं? उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, बेटी, तुम खाना बनाओ। अहमद जब दोस्तों को लेकर स्टडी रूम में घुसता है तब घंटों गुजार देता है और समय का होश नहीं रहता। नौकर के हाथ खाना भिजवा देना। वो मेरे चेहरे की चिंता देखकर मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। मैं रसोई में जाकर अहमद के पसंद के सारे पकवान बनाने लगी। शायद अवचेतन रूप से मैं हमारे बीच की दूरी कम करना चाहती थी या उनका दिल जीतना चाहती थी। सब कुछ तैयार करके उन्हें मैसेज भेजा, खाना तैयार है, भेज दूं क्या? तुरंत जवाब आया, नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तब मेरे सीने के अंदर एक अजीब कंपन शुरू हुआ। मैंने बहुत देर इंतजार किया। मुझे खाने की कोई रुचि नहीं थी। रात तब लगभग 10 बज रहे थे। सास ने मेरा फीका चेहरा देखकर कहा, खा लो बेटी, अहमद व्यस्त है, काम खत्म होगा तो वो खुद खा लेगा, चिंता मत करो। लेकिन मेरी चिंता केवल बढ़ ही रही थी। शादी के बाद ये पहली बार था जब अहमद दूसरे लोगों के साथ, खासकर उन लड़कियों के साथ इतनी देर दरवाज़ा बंद करके बैठे थे। और उस पिस्तौल व अजीब फ़ोन की बात याद आते ही मेरी रूह कांप रही थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था। मैं उद्वेग में छटपटा रही थी और सोचते सोचते मेरी भूख मर गई थी। रात 11 बजे के करीब अहमद जब स्टडी रूम से बाहर निकले, मुझे लगा जैसे मैंने फिर से सांस ली हो। उन्होंने मुझे देखकर हैरान होकर कहा, तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ आराम करो, मुझे बहुत काम है, मुझे जल्दी खाना दो। और क्या तुमने रात का खाना खाया? मैंने खामोशी से सिर हिलाकर ना कहा। मेरा मन तब डर और चिंता से सिकुड़ रहा था। उन्होंने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देख कर कहा, एक काम करो, खाना दोस्तों के लिए अंदर भिजवा दो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही डिनर करूँगा। उनकी इस बात से मुझे थोड़ी राहत मिली। जल्दी से खाना अंदर भिजवाकर मैं और अहमद रसोई की मेज़ पर बैठकर डिनर करने लगे। हम बिल्कुल खामोश थे। वो गहरी सोच में डूबे थे और मैं उनकी तरफ देखती रही। हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, अहमद, क्या हो रहा है ये सब? यकीनन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम वो परफ्यूम इस्तेमाल करते हो मुझे सुलाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम रात को किसी को बिना बताए घर से निकल जाते हो। लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? कृपया मुझे सच बताओ। मैं अब निश्चित हूँ कि आज तुमने परफ्यूम नहीं लगाया, और देखो रात 12 पार होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं सच जानना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? हमारी शादी के 2 महीने हो गए, मगर अभी तक मुझे एक पत्नी का हक और सम्मान नहीं मिला। मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। अहमद मेरी नज़रें बचाकर खामोशी से खा रहे थे। फिर वो खड़े हुए और शांत गले से पूछा, क्या तुम चाय पियोगी? मैंने धीमे से सिर हिलाकर हाँ कहा। मैं आंसू भरी आंखों से उस पत्थर दिल आदमी की तरफ देख रही थी, जिसके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैंने आंसू पीकर बर्तन धोने के लिए ले लिए। अहमद ने खुद चाय बनाई, अंदर देने के लिए 4 कप चाय ली और मेरे लिए 1 कप मेज़ पर रखा। फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बहुत शीतलता से कहा, नैमरा, चाय पीकर शांति से सोने जाओ। समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और कृपया मुझ पर निगरानी मत करो। उनका स्वर इतना शीतल था कि मैं डर से कांप गई और खामोशी से सिर झुका लिया।
उसी दिन से मैंने उनसे और कुछ न पूछने का फैसला किया। वो जब चाहेंगे तभी सच बताएंगे, इसी उम्मीद में दिन गिनने लगी। अगले दिन सुबह अहमद ने एक छोटे बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें समेट लीं और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौटूंगा। इसके बाद वो घर से चले गए। मैं चिंता के सागर में डूबी रही। वो बिना किसी अग्रिम सूचना के चले गए और वे दोस्त जो रात को हमारे घर पर थे वे भी उनके साथ चले गए। मेरे पास तब इंतज़ार के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन बाद मेरी बहन घर आई और बोली, आपा मैं थोड़ा शॉपिंग करने जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। मैं सहर्ष राजी हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा साथ बाहर जाना नहीं हुआ था। हम एक नामी मार्केट में गए। खरीदारी खत्म करके हमें भूख लगी तो हम एक छोटे कैफ़े में घुसकर खाने का ऑर्डर दिया। खिड़की के पास बैठकर इंतजार करने के दौरान अचानक देखा बाहर से एक व्यक्ति पैदल जा रहा है जो देखने में हूबहू अहमद जैसा है। मैं अपनी जगह जम गई और जल्दी उठकर बहन को इंतजार करने को कहकर बाहर निकल आई। वो देखने में हूबहू अहमद जैसा ही था, हालांकि लिबास अलग तरह का था, लेकिन मैं निश्चित थी कि वही अहमद है। मैंने कांपती आवाज में पुकारा, अहमद। उन्होंने एक बार जल्दी से मेरी तरफ देखा और अगले ही पल बगल की गली की तरफ चल दिए। मैं उनके पीछे दौड़ी लेकिन वो गायब हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कहाँ गए वो अगर अहमद ही थे तो क्यों मुझे नजरअंदाज किया। उन्होंने तो कहा था दूसरे शहर जा रहे हैं, तो यहाँ ये कौन है। मैं पस्त होकर कैफे में लौट आई। मेरी बहन ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो। मैंने खुद को संभाल कर कहा, कुछ नहीं, लगा पुरानी किसी सहेली को देखा। लेकिन मेरी भूख बिल्कुल मर गई थी और बहुत मुश्किल से थोड़ा खाया। घर लौटने के बाद मेरे सिर में प्रचंड दर्द हो रहा था। बहन से कहा चाय बना देने और मैं कमरे में जाकर लेट गई। मैं खामोशी से रो रही थी। मेरा मन उदासी और निराशा से भर गया था। क्यों अहमद ने मुझसे झूठ बोला। मैं 100% निश्चित थी कि वही था, मगर क्यों उसने इनकार किया। वो क्या छुपा रहे हैं मुझसे। बहन चाय लेकर कमरे में आई और चिंतित होकर बोली, आपा क्या हुआ तुम्हें, बाहर जाने के समय तो ठीक ही थी, अब चेहरा इतना फीका क्यों है। मैंने शांत रहने का नाटक करके कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। वो कुछ देर बाद चली गईं और मैं अहमद के इंतजार में अकेली रह गई। रात को मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने जल्दी से कहा, अहमद तुम कहाँ हो, मैं जानती हूँ तुम इसी शहर में हो। आज मार्केट में तुम्हें देखा, क्यों तुम रुके नहीं, और तुम्हारा गेटअप क्यों अलग था, क्या हो रहा है ये सब, प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट दिया। तब मैं रो पड़ी। मुझे लग रहा था ये रहस्य मेरा दम घोट देगा। मैं एक पल के लिए भी चैन नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह मुझे प्रचंड बुखार आया। बुखार से मेरा शरीर जल रहा था। मेरी सांस डर गई और हाथ कांपते हुए मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा मैं प्रचंड मानसिक तनाव से जूझ रही हूँ और मेरी बीमारी का कारण मानसिक चिंता व अवसाद है। सास हैरान होकर मेरी तरफ देखकर बोली, बेटी तुम्हें किस बात का इतना दुख है, मुझे बताओ। तब मैंने पहले दिन से आज तक घटी सारी घटनाएं उन्हें विस्तार से बताईं। अहमद का अजीब व्यवहार और वो परफ्यूम जो मुझे सुला देता था, सब बताया। सास कुछ देर चुप रहकर शांति से बोली, बेटी अहमद खुद तुम्हें सारा सच बताएगा, जल्दबाजी मत करो, शायद वो कोई बड़ा गुप्त काम कर रहा है, लेकिन कृपया उसे गलत मत समझो जब तक सही समय ना आए। धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने उनकी सलाह मान ली और तय किया कि जो भी हो धैर्य रखूंगी। 1 महीने की उत्कंठा भरी प्रतीक्षा के बाद अहमद घर लौटे। मैं तुरंत दौड़ कर गई और उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो हैरान होकर बोले, नैमरा क्या हुआ, क्यों इस तरह रो रही हो। मैंने तो कहा था कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए तो नहीं चला गया। उन्होंने हल्की हंसी के साथ ये बात कही। मैंने उनके सीने से सिर उठाकर आंसू पोंछते हुए कहा, अहमद तुम्हारे बिना हर पल बहुत कठिन था। मैंने सब्र के साथ इंतजार किया, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं किया, कोई खबर नहीं दी। तुम्हें लेकर मैं बहुत चिंता में थी। अहमद ने एक लंबी सांस ली और मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करूंगा, मगर पहले तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय चाहिए। मैं जल्दी रसोई में जाकर उनकी पसंदीदा इलायची वाली चाय बनाकर लाई। तब तक वो नहाकर कपड़े बदल चुके थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बदन पर आज वो तेज दुर्गंध वाला परफ्यूम नहीं था। मैंने चाय का कप उनके सामने रखा तो वो शांति से बोले, नैमरा मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत चिंतित थी और बहुत कुछ गौर किया है। आज मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। मैं असल में पाकिस्तान सेना का एक जासूस, सीक्रेट एजेंट हूँ। मेरा एक बहुत संवेदनशील और अत्यंत गोपनीय मिशन था, इसीलिए मजबूरन मुझे परफ्यूम के जरिए तुम्हें सुलाकर रखना पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे मिशन के बारे में कुछ जानो।
आमतौर पर महिलाएं अनजाने में ही अपनी जानकारी वाली बातें बोल देती हैं और मैं डर रहा था कि कहीं मेरी पहचान उजागर ना हो जाए। और उस रात जो दोस्त मेरे साथ थे वे मेरी टीम के सदस्य थे। हम स्टडी रूम में हमारे अभियान की योजना बना रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन असल में मैं यहीं भेष बदल कर काम कर रहा था। अब जब मिशन सफलतापूर्वक खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे पास सब खोल कर कह पा रहा हूँ। सब कुछ ठीक ठाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं विस्मय में जड़ होकर उनकी तरफ देखकर बोली, अहमद, क्या तुम वाकई एक जासूस हो? मगर तुम्हारी नौकरी, ऑफिस और उस स्टडी रूम का काम सब क्या दिखावा था? उन्होंने हंसकर कहा, हाँ, एक सीक्रेट एजेंट को कई जिंदगियां जीनी पड़ती हैं, कई किरदारों में अभिनय करना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी असली पहचान भी भूलनी पड़ती है। मिशन सफल करने के लिए मुझे यह करना ही पड़ता था। अब सब खत्म हो गया है और जल्द ही मैं नए मिशन पर जाऊंगा। मैं चाहता था कि तुम ये जानो ताकि मेरी जिंदगी के साथ तुम तालमेल बिठा सको, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम भी मेरी तरह बहादुर बनो। जिस पहले दिन तुम्हें देखा था उसी दिन तुम्हें प्यार कर बैठा था और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। इसलिए मुझे लेकर कभी गलत धारणा मत पालना। किसी दूसरी महिला के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याद है तुम्हें शादी से पहले कौन तुम्हें भूल भेजता था? मैं हैरान होकर देखने लगी और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने हंसकर कहा, क्योंकि वो आदमी मैं ही था। मैं विस्मय से हतप्रभ होकर बोली, मगर क्यों? तुम ऐसा गुप्त रूप से क्यों करते? उन्होंने मीठी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं एक बार एक मिशन पर था और तुम्हें बस स्टैंड पर खड़ी हुई देखा। तुम बहुत उदास और किसी के इंतजार में लग रही थी। न जाने क्यों तुम मेरी नज़रों में बस गईं। इसलिए तुम्हें एक मुस्कान तोहफे में देने के लिए एक बच्चे के माध्यम से फूल भेजा था। इसके बाद से सिर्फ तुम्हारे चेहरे की वो हैरान होने वाली मुस्कान देखने के लिए ही फूल भेजता था। वहीं से अनजाने में हमारी कहानी की शुरुआत हुई। माँ ने जब शादी की बात की, मैंने बिना किसी झिझक के तुम्हें पसंद किया। मैं पहले से ही तुम्हारे बारे में सारी जानकारी जुटा चुका था और निश्चित था कि तुम्हारा परिवार मुझे मना नहीं करेगा, और वही हुआ। वे जल्दी शादी के लिए राजी हो गए और मैंने भी शादी के लिए जोर दिया ताकि शादी का काम निपटाकर मैं अपने मिशन पर ध्यान दे सकूं। शादी के बाद मुझे दुख है कि मैं परफ्यूम इस्तेमाल करके तुम्हें सुलाता था ताकि मैं शांति से काम कर सकूं। वो मेरी गलती थी। शायद शुरू से ही तुम पर भरोसा करके सब कह देना चाहिए था, लेकिन उसमें मिशन का जोखिम बढ़ जाता, क्योंकि कई बार महिलाएं गुप्त बातें गुप्त नहीं रख पाती। अब मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं तुम्हें सब बताकर। अहमद की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई और उनके प्रति मेरा मन गर्व से भर गया। वे देश के लिए कितने समर्पित हैं कि अपनी जान, अपनी खुशी, खाने और आराम की बात भूल गए थे। मैंने उनके सीने पर सिर रखकर कहा, अहमद, मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरे शौहर हो और आज से तुम्हारे प्रति मेरा प्यार और सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया। अहमद ने मेरे माथे पर चूमकर हंसते हुए कहा, शुक्रिया नैमरा, मेरी परिस्थिति समझने के लिए। मुझे विश्वास है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मेरे काम में कभी बाधा बनकर नहीं खड़ी होगी। मैंने उन्हें वादा किया, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से देश का कोई नुकसान हो। हमारी शादी को अब 10 साल बीत चुके हैं। उस दिन के बाद से हमें फिर उन बातों को लेकर बात नहीं करनी पड़ी। मैं अपनी जिम्मेदारी और गरिमा समझना सीख गई हूँ और उनकी तरह बहादुर बन गई हूँ। हमारे अब 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अल्लाह की रहमत से हमारा संसार बहुत सुखी है। अहमद अभी भी अपने गुप्त मिशन पर बाहर जाते हैं। हम नहीं जानते वो कब लौटेंगे या उनकी कोई खबर भी हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन मेरा मन विश्वास से भरा रहता है कि वो लौटकर आएंगे ही। एक बार वो 1 साल तक लापता थे और हम नहीं जानते थे वो कहाँ है। उस समय मेरी सास मेरी सबसे बड़ी पनाह थी। वो एक सैनिक की माँ है और धैर्य का महत्व जानती हैं। वो हमेशा मुझे शांत करती थीं और कहती थीं, अहमद लौटेगा, बस उम्मीद मत छोड़ो। जब 1 साल बाद उन्हें दोबारा देखा, लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है और जिंदगी में नए सिरे से जान लौट आई है। अब मैं इन सब की आदी हो गई हूँ। मैं जानती हूँ कब कैसे चलना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे सही समय पर सही फैसला लेने का धैर्य और समझ दी है। मेरी सास का मार्गदर्शन ना होता तो शायद मेरा घर बहुत पहले ही टूट गया होता, लेकिन उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आज मैं अपने परिवार के साथ एक शांत और स्थिर जीवन बिता रही हूँ। आप लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी मूल्यवान राय देना ना भूलें। धन्यवाद।